स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिससे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, हाँ जी। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है 3rd और उस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हाँ जी, सुनना ध्यान से। विद्युत विभव क्या है? सबसे पहले तो हम इस विभव के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस विभव का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की हमने बात की थी, तो विद्युत क्षेत्र क्या था कि जैसे अपने पास एक चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये जो चार्ज है वो कैसा आवेश है, वो हमें पता ही है, स्रोत आवेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। कहने का मतलब इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करेगा, अगर हम उसको इसके अंदर लाएंगे तो वो या तो आकर्षण बल अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है, और वो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा वो डिपेंड करेगा इसकी प्रकृति पर। किसकी प्रकृति पर? इसकी प्रकृति पर, स्रोत आवेश की प्रकृति पर, या फिर हम इसको बिंदु आवेश कह सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लस आवेश है तो परीक्षण आवेश को जब लाते हैं तो परीक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। Q0 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कैसा बल अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। और अगर मान चलो ये कैसा है? नेगेटिव है, तो कैसा बल अनुभव करेगा? आकर्षण बल अनुभव करेगा। क्यों? इसकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव है। इसकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ जी। तो सुनना, तो ये जिसके कारण ये Q0 आवेश क्या कर रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहा है। तो वो किसके कारण कर रहा है? वो इसके इस क्षेत्र के कारण कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो प्रभाव है वो किस सीमा तक है। ठीक है, तो इसका प्रभाव जहां तक होगा, अगर उस एरिया में अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो ये अनुभव करेगा। और अन्यथा अगर मान के चलो ये इसके इस एरिया में अगर ये Q0 नहीं आ रहा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान के चलो इस पार्टिकल, इस Q0 आवेश को अगर मैं कहां से ला रहा हूं? बहुत दूर से ला रहा हूं, अनंत से ला रहा हूं, मान के चले। ठीक है, तो अनंत से लाते जा रहे हैं, यहां तक लाए, तो बताओ कोई कार्य किया गया क्या इसके द्वारा? नहीं किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये Q0 इसके अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। मान के चले ये Q0 आवेश इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। ठीक है, यानी इस प्लस Q आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर गया? एंटर कर गया। तो उस स्थिति में देखना, इस Q0 आवेश पर इसके द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा। और कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस प्लस Q के द्वारा इस Q0 पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लगेगा। और कितना बल लगेगा? वो लगेगा F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। ये फोर्स लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो भी इधर ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इधर ही है। बात समझ में आई क्या? है ना? तो F वेक्टर बराबर कितना लगेगा? Q0 E वेक्टर लगेगा। अब ध्यान से सुनना भाई कि इस Q0 को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इस Q आवेश के पास, इस प्लस Q आवेश के पास हम क्या कर रहे हैं? इसके समीप लाते जा रहे हैं, इसी रेखा के अनुदिश लाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसी रेखा के अनुदिश लाएंगे तो देखना ध्यान से कि इसके द्वारा इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। लेकिन जब इसको पास लाना है तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स एक्टिव करना पड़ेगा। नहीं, ये बात समझ में, एक फोर्स अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। और वो किस दिशा में लगाना पड़ेगा? वो इस दिशा में लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा?
वो इसी फोर्स के अनुदिश लगाना, यानी इसी फोर्स के तुल्य लगाना पड़ेगा। यानी जितना फोर्स इसके द्वारा इस पर लग रहा है, इसकी जीरो पर लग रहा है, इतना ही फोर्स अगर मैं इसी दिशा में लगाऊं, ठीक है, अगर इतना ही फोर्स मैं इसी दिशा में लगाऊं, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है, तो इतना ही फोर्स इसी दिशा में लगाया जा रहा है। अब एक चीज सुनो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जैसे मान के चलो ये कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर इस दिशा में फोर्स लग रहा है कितना, F बराबर QE। जैसे मान चलो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मान के चलो इसी दिशा में, अगर यहां पर इसी दिशा में, अगर इसी प्रकार इसी दिशा में अगर हम 5 न्यूटन फोर्स और लगा दें, ठीक है, तो बताओ इस कण पर, इस पार्टिकल पर जो टोटल बल होगा उसका मान कितना होगा। तो टोटल बल कितना होगा भाई बताओ, क्या ये टोटल बल कितना होगा इस पार्टिकल पर, बताओ। इस पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स है Ft जो होगा, देखना 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स होगा उसका कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सदिश राशि होती है। क्लियर हो गया है ना। तो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, इसका मतलब इस पर टोटल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब टोटल फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है, ma होता है। इसका मतलब F कब प्रेजेंट होगा, कब होगा प्रेजेंट, जब A प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। A क्या है, यहाँ पर त्वरण है, क्या है, त्वरण। इसका मतलब कि अगर वस्तु में त्वरण है तो बल होगा, अन्यथा बल नहीं होगा। बात समझ में आई क्या नहीं है ना, कि अगर वस्तु में त्वरण है तो बल होगा, अन्यथा बल नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। तो त्वरण होगा तो फोर्स होगा, और त्वरण नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक। अब त्वरण कब होगा, तो त्वरण कौन सी स्थिति में हो सकता है, कौन सी स्थिति में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो त्वरण कौन सी स्थिति में होता है, जब पार्टिकल के वेग, वेलोसिटी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, उस समय ही त्वरण क्या होगा, एक्टिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, कि जब वेग में परिवर्तन होगा तब ही त्वरण उत्पन्न होगा, अन्यथा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन होगा। तो देखना ध्यान से, हमने जब शुरुआत की थी तो उस समय हमने ये बोला था कि चार्ज की 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं अपने पास, एक तो कंडीशन होती है कौन सी, कि इसका वेग 0 होता है, ठीक। एक कंडीशन होती है कि इसका जो वेग है वो कैसा होता है, नियत होता है। और एक कंडीशन क्या होती है कि इसका वेग नियत नहीं होता, मतलब वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात क्लियर हो गई, ठीक सर। अब देखना, तो इसका मतलब है कि ये स्थिति में ही वस्तु में A उत्पन्न होगा। इन दोनों स्थितियों में वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर। कहने का मतलब कि यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ भी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या, कि यदि वस्तु, त्वरण कब माना जाएगा, जब वेग में परिवर्तन होगा। अगर मैं ये कहूं कि वस्तु स्थिर है, पार्टिकल जो है वो कैसा है, स्थिर अवस्था में है, तो उस समय भी त्वरण नहीं होगा। इसका मतलब इस पर Ft का जो मान होगा, टोटल बल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो स्थितियां बता रहा हूं मैं यहाँ पर इस पार्टिकल की, कि अगर ये पार्टिकल क्या है, स्थिर अवस्था में, तो भी दोनों पर कितना फोर्स लग रहा है, 5-5 न्यूटन लग रहा है दोनों तरफ। बात समझ में आई कि नहीं है, कि इस तरफ भी 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ भी 5 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये कण स्थिर हो सकता है, ये कण स्थिर हो सकता है। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। स्थिर हो सकता है, क्यों, टोटल बल 0 है, टोटल बल 0 है, ठीक है, तो स्थिर हो सकता है। अब मैं ये कहूं कि यदि ये कण नियत वेग से जा रहा है, वस्तु जो है इसका जो वेग है, वेग जो है वो क्या है, नियत है,
तो वेग नियत होगा तो उस समय भी a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ना? सही लिख रहा हूं क्या मैं? ये देखना पहले, ये सही लिख रहा हूं क्या? बोलो, सही लिख रहा हूं क्या? कि वस्तु स्थिर है तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या? अरे 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ऐसे वस्तु क्या है? वस्तु का जो वेग है वो क्या है? नियत है। और नियत होगा तो भी त्वरण क्या होगा? 0 होगा। नहीं, त्वरण 0 कब नहीं होगा? इस स्थिति में नहीं होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई क्या? है ना? तो यहां पर भी त्वरण 0 है तो इस कंडीशन में भी ft का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि ft का मान 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु स्थिर भी हो सकती है और वस्तु नियत वेग से गतिशील भी हो सकती है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, ध्यान से सुनना कि अगर वस्तु, देखो यहां पर अगर ft का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कण स्थिर भी हो सकता है और नियत वेग से गतिशील भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पर ये देखो, ये Q0 आवेश पर हम चर्चा कर रहे हैं तो Q0 आवेश पर मैं क्या कहने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि इतना फोर्स इस तरफ लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? इसके कारण लग रहा है, इसके क्षेत्र के कारण लग रहा है। ठीक, और इतना ही फोर्स अगर इस आवेश पर इस तरफ लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों तरफ बल सेम है। और जब दोनों तरफ बल सेम होगा तो क्या कह सकते हैं हम? देखो, एक तो हम कह सकते हैं कि साहब दोनों तरफ बल सेम है। अब जब दोनों तरफ बल सेम है तो सिंपल सी बात है, अगर तुक्का मेथड में देखें तो कण क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा कि इतने ही बल से इधर खींच रहा है, इतनी बल से इधर खींच रहा है, टोटल बल 0, तो इसका मतलब कण क्या हो गया? स्थिर हो गया। नहीं, लेकिन कंडीशन दूसरी भी है अपने पास। क्या कंडीशन है? क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स 0 लिया जा रहा है। और टोटल फोर्स 0 कब होता है? जब वस्तु में त्वरण नहीं माना जाता। बात समझ में आई क्या? है ना? तो वस्तु में त्वरण कम नहीं माना जा सकता है जब वस्तु या तो स्थिर हो या नियत वेग से गतिशील हो। इसका मतलब ये Q0 आवेश स्थिर भी कह सकता हूं मैं इसको, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं? Q0 आवेश को नियत वेग से गतिशील कह सकूं। तो नियत वेग से मैं इसको गतिशील कहूंगा तो भी इस पर परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, अच्छे से आ गई है ना? तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि Q0 आवेश, यहां पर Q0 आवेश को मैं इस Q के समीप इस प्रकार लाऊंगा कि इसका वेग नियत रहे। कहने का मतलब इसमें कोई त्वरण उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो फाइनली मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना, कि इस Q0 आवेश को प्लस Q के समीप इस प्रकार लाओ कि इसमें कोई त्वरण उत्पन्न ना हो। बात समझ में आ गई ना? त्वरण नहीं होगा तो बल, परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? क्यों? इतना ही फोर्स मैं इसकी तरफ लगा रहा हूं, लेकिन Q0 जो आवेश है वो क्या है? नियत वेग से गतिशील है। इसका मतलब इसके अंदर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो इसका मतलब है कि इस Q0 को इस तरफ लाएंगे, इस Q के समीप लाएंगे, तो इसका मतलब हमें यहां पर अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब इस Q0 आवेश को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने का मतलब है इस Q0 को हमें क्या देनी पड़ेगी? यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, और किसके विरुद्ध देनी पड़ेगी? इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध देनी पड़ेगी, क्षेत्र के विरुद्ध देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि यहां पर इस बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं? इस बल, ये बल तो इधर लग रहा है इस दिशा में, और इस बल के विरुद्ध हम इस कण को इधर ला रहे हैं, तो हम इस Q0 को क्या दे रहे हैं? अतिरिक्त एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और जब अतिरिक्त ऊर्जा जो प्रदान की जा रही है, यही ऊर्जा कहलाती है इसकी स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाती है इसकी? स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है। क्लियर? तो ये किया गया जो कार्य होगा, इसको यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, और यही ऊर्जा जो कहलाती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? क्लियर है? एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया?
ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो किया गया कार्य है इस Q0 को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यानी क्षेत्र के अंदर ही किन्हीं दो पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ला रहा हूं, इसी आवेश को एक ही रेखा के अनुदिश ला रहा हूं, इसी आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं देखना ध्यान से, अनंत से लाया पहले में, और अब मैं यहाँ इसकी स्थिति में जो परिवर्तन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, इस क्षेत्र के अंदर ही किया जा रहा है। तो क्षेत्र के अंदर जो किया जाएगा यानी ये तो कहलाएगा ए पॉइंट और ये कहलाएगा बी पॉइंट। तो यहाँ पर जो ऊर्जा जो है, अतिरिक्त जो ऊर्जा है, ऊर्जा में अंतर ये, ठीक है, डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं है ना, यानी यहाँ पर इनकी ऊर्जाओं का अंतर कहलाएगा और ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वही अंतर किसके रूप में डिफाइन किया जाता है, विभव के रूप में डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। दोबारा सुन लो क्या कह रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो मैं परिभाषा बना देता हूं एक बार, क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसके प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को या एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र तो इधर है, क्षेत्र के विरुद्ध ध्यान रखना, स्थिति ऊर्जा कब उत्पन्न होती है, जब हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक है, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तब स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो देखना, बल के विरुद्ध या क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, किया गया जो कार्य होगा, यानी यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया है ना। अब मैं इसको अगर Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य हम ये लिख देते हैं कि साहब Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना, तो देखना इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊर्जा कुछ होगी, यहाँ ऊर्जा कुछ होगी, तो इसका मतलब यहां तक लाने में कुछ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ए की, नहीं तो यू ए माइनस यू बी, ये तो होगा स्थिति ऊर्जा में अंतर, नहीं यही बात समझ में क्लियर है ना। तो Q0 आवेश को जब मैं कहां से B से A तक ला रहे हैं, तो B से A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो स्थिति ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं कि एकांक धनावेश को लाने में, Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना, तो एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, UA माइनस UB बटा Q0, और यही कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। किन्हीं दो पॉइंट पर विभवों का अंतर, किन्हीं दो पॉइंट पर विभवों का अंतर, किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवों का अंतर, ये कहलाता है विभवांतर। समझ में आ गया है ना। तो ध्यान से देखना, दोबारा और समझा रहा हूं मैं इसको एक बार। इस चीज को अगर आप लोग पढ़ने के मकसद से अगर देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और इसको समझ लेना, ठीक। हाँ जी, देखना गौर से। तो क्या कह रहा हूं मैं यहां पर कि जैसे मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कहां तक है, मान लिया यहां तक है, ठीक है, और हम किसी आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, ठीक, और इसका जो क्षेत्र है वो मान लिया मैंने यहां तक है, सीमित क्षेत्र, ठीक है सर। और मान लिया कि अनंत से ला रहे, तो पहले कैसे लाएंगे भाई, धीरे 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 धीरे, पहले यहां तक लाए, फिर यहां तक लाए, फिर यहां तक लाए, नहीं तो मान लिया कि यहाँ पर ए पॉइंट इसके अंदर है, क्षेत्र के अंदर है, बी पॉइंट मान लेते, चलो इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, है ना। और फिर मान लिया साहब बी से हमने कहां तक ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, ए तक लाए, ठीक है, और हमें लाना कहां तक है, कहां तक लाना है, मान लिया इस पी पॉइंट तक लाना है। बात समझ में नहीं है ना। तो पी पॉइंट को अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम पी पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी, है ना। तो हमें कहां से कहां तक लाना है, बी से ए तक लाना है, कहां से कहां तक लाना है, बी से ए तक लाना है। किसको ला रहे हैं हम, इस पी पॉइंट को ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, इस पी पॉइंट को लाया जा रहा है, ठीक है।
तो यहां पर इन दोनों के मध्य जो किया गया कार्य होगा वो स्थिति ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा विभवांतर क्या होगा, बोलो BA माइनस BB। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर A पर ऊर्जा ज्यादा है, B पर ऊर्जा कम। इसका मतलब A पर विभव का मान ज्यादा होगा, B पर विभव क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में कमी होती है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, BA माइनस BB विभवों का अंतर जो होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो क्या आएगा UA माइनस UB बट्टे Q0। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ना, है ना? तो इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा में अंतर, ये किसके लिए, Q0 आवेश के लिए बात कर रहे हैं हम। Q0 आवेश को लाया जा रहा है, ठीक है। तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य Q0 को हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, और यही विभवांतर के बराबर होता है। ठीक, समीकरण नंबर 1। अगर मान के चलो मैं B पॉइंट को कहा मान के चलूं, अनंत पर मान के चलूं, कहा मान के चलूं, अनंत पर मान के चलूं, तो बताओ जब B पॉइंट अनंत पर होगा, इसका मतलब अब यहाँ पर आवेश को कहां से लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है। और अनंत पर देखना कोई क्षेत्र है क्या, कोई क्षेत्र है क्या, नहीं है। तो अनंत पर विभव का मान कितना होगा, बोलो ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा। नहीं ये बात समझ में, अनंत पर एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अनंत पर विभव 0 होगा। अब 0 होगा तो BB बराबर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से इस समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, अनंत की स्थिति में BA बराबर A पर जो विभव होगा वो कितना होगा, UA बट्टा Q0। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, क्यों अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? तो स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो गई और विभव का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कहलाता है विद्युत, ये तो कहलाता है विभवांतर, और ये कहलाता है विभव। क्या कहलाता है, विभव, विद्युत विभव। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विभवांतर और विभव के लिए अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या बनेगी, वो सुनना ध्यान से। परिभाषा बना रहे हैं तो विभवांतर की परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत है अपने की, तो विभवांतर की हम परिभाषा लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे देखना ध्यान से कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को धनावेश को किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये अपनी विभवांतर की परिभाषा हो गई। क्लियर? लिख लेना ध्यान से। अर्थात मैं लिख देता हूं यहां पर, अर्थात चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या हो जाएगा, विभवांतर BA माइनस BB बराबर आ जाएगा अपना UA माइनस UB बट्टे Q0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये वाली स्टेप हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, देख लेना एक बार। इसके बाद फिर हम ये वाली स्टेप लिखेंगे क्या, कि यदि बिंदु B, यदि बिंदु B अनंत पर हो, तब, तब अनंत पर, अनंत पर क्या होगा भाई, UB बराबर 0, देन UBB बराबर 0। ठीक है, अतः समीकरण 1 से
क्या आ जाएगा अपने पास, बी ए बराबर यू ए बटे क्यू जीरो। ठीक है, तो अब हम विभव की परिभाषा लिख रहे हैं यहां पर, देखना गौर से। विभव तो क्या होगा विभव भाई, कि वही इसी यही परिभाषा होगी, सेम यही परिभाषा होगी। ठीक है, अंतर क्या होगा कि यहाँ एक बिंदु की जगह कहां से लाया जाएगा, अनंत से लाया जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, विद्युत किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, कहां से, अनंत से ला रहे हैं, क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के विरोधी कार्य करना पड़ेगा, सबको पता है। हाँ जी, लाने में किया गया कार्य, तो यहां पर जब मैं कार्य बोल रहा हूं तो कार्य कब होगा, जब हम क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। ठीक है साहब, तो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है साहब, तो यहां से हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्या कि साहब विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर तो क्या होगा कि क्षेत्र में ही किन्हीं दो बिंदुओं की स्थिति में परिवर्तन होगा, क्षेत्र में ही स्थिति में परिवर्तन होगा, और विभवांतर में तो कहाँ, क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य किया जा रहा है। और विभव क्या होता है, कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से ला रहे हैं, और अनंत से क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो वहां किया गया कार्य अपना क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। बात समझ में आ गई, समझ में आया अच्छे से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, वो सुनना ध्यान से। विभव कैसी राशि होती है, ध्यान रखना। तो पहले ये बताओ, ऊर्जा कैसी राशि है, कार्य कैसी राशि होती है, कैसी राशि भाई, अदिश राशि होती है, और आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इस कंडीशन में विभव भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है। बात समझ में आ गई ना, विभव अदिश राशि है, विभवांतर भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक, इसका जो मात्रक होगा विभव का, वो क्या होगा, मात्रक बताओ क्या होगा इसका, बोलो, वोल्ट होगा। क्या होगा इसका मात्रक, वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई, इसका मात्रक क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। और एक चीज और सुन लो अभी क्या कि हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक था, एक तो था न्यूटन पर कूलम और एक था वोल्ट पर मीटर, यही था। तो इसका मतलब है कि यहां से वोल्ट बराबर क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक तो न्यूटन बटे कूलम बराबर वोल्ट बटे मीटर, लिख सकते हैं इसको, नहीं यही बात समझ में। तो इसका मतलब वोल्ट बराबर क्या आ गया यहां से, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम, क्लियर। और यहां से भी देख लो भले, यहां से देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बोलो क्या होता है मात्रक कार्य का, बोलो जूल, ये तो होता है, और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक, और कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ये तो होता है, और बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो इसका मतलब जूल की जगह में क्या लिख सकता हूं, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम। ठीक, इसका विमीय सूत्र निकालें, तो विमा सूत्र क्या होगा इसका बताओ, विमा सूत्र होगा इसका, न्यूटन यानी बल का विमा सूत्र होता है m1L1T-2। ठीक, और मीटर मतलब L1 बटे कूलम का क्या होगा, Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक, तो इसका मतलब I का मात्रक एम्पियर A1, ठीक, और समय का मात्रक T1, समझ में आया। तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या आएगा, विमा सूत्र क्या आएगा, m1 L1 क्या हो जाएगा L2 T-2, और एक -1 और ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1। ठीक है, तो ये अपना इसका क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।